नमस्कार दोस्तों, एडुटेरिया बिहार में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एडुटेरिया में प्रैक्टिस सेट नंबर 15। एडुटेरिया 5000 का ये बुक है। इसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 15 को हम लोग कम्प्लीटली देखेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें जितना भी क्वेश्चन इससे निकल के अदर आएगा वो भी देखेंगे। तो चलिए हम लोग देर न करते हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन आज हम लोग देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? पहला है राष्ट्रपति। देखिए, राज्यपाल को जो ये पोस्ट दिया गया है वो राष्ट्रपति का प्रसाद प्रत्न पद है, आप लोग को पता ही होगा, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 156 के 1 में मिलता है। 156 के 1 में मिलता है। आप लोग को थोड़ा सा डिटेल बताते चलेंगे। 156 के 1 में मिलता है तो राज्यपाल को ट्रांसफर करना या एक जगह से दूसरे जगह हटाने की प्रक्रिया जो होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही होता है, राज्यपाल को हटाने और ट्रांसफर करने का। इसलिए वह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। अब हम लोग देखेंगे प्रधानमंत्री के बारे में, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। अब हम लोग देखेंगे थोड़ा प्रधानमंत्री के बारे में। प्रधानमंत्री जो है उनके बारे में देखते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जो क्या होते हैं वो केंद्र सरकार के वास्तविक कार्यपालिका होते हैं। वास्तविक कार्यपालिका होते हैं। कार्यपालिका का काम आपको राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन ये सिर्फ नाम मात्र होते हैं। नाम मात्र का कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं, लेकिन सारा काम आपका करते हैं प्रधानमंत्री। वो कार्यपालिका का हेड होते हैं, क्योंकि पूरा मंत्रिमंडल का ये मुखिया होते हैं। प्रधानमंत्री जो होते हैं वो पूरे मंत्रिमंडल का मुखिया होते हैं। और नीति आयोग, जिसकी स्थापना नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग के नाम से हटा के नीति आयोग कर दिया था 1/1/2015 को। तो नीति आयोग के भी अध्यक्ष जो होते हैं वो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, पीएम होते हैं। नीति आयोग के भी अध्यक्ष होते हैं। आपका फिर है विधानमंडल। तो विधानमंडल जो राज्यों के लिए कानून बनाता है वही विधानमंडल है। विधानमंडल के अंदर ही आपका विधानसभा विधानसभा और विधान परिषद होते हैं। सभी जगह विधान परिषद नहीं है, कुछ राज्यों में है। अब आइए मुख्यमंत्री। तो जो काम आपका प्रधानमंत्री करते हैं केंद्र में, ये सेंट्रल में करते हैं, तो वही काम आपका मुख्यमंत्री करेंगे, सीएम, आपको स्टेट लेवल पे वही काम सीएम करेंगे, स्टेट लेवल पे। तो आपका ये क्वेश्चन जो है, किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन में हमारा, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया? देखिए, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है, 73वां आया 1992 में। 73वां के अंतर्गत 73वां के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था आया। पंचायती राज व्यवस्था आया। कौन सा अनुसूची पूछेगा, तो ये किस अनुसूची में इसको जोड़ा गया, तो 11वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची में आपको पंचायती राज को जोड़ा गया। पंचायती राज को 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया। अब हम देखते हैं 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो 74वां संविधान संशोधन है, ये भी आया आपको 1992 में, 1992 में ये भी आया। ये शहर के लिए आया, ये पंचायत के लिए था। 73वां पंचायत के लिए था, ये शहर के लिए आया, जिसे हम लोग ये नगर निगम भी बोलते हैं, तो उसके लिए आया। तो आपका क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि स्थानीय शासन संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। शहरी शहरी स्थानीय शासन, तो शहरी स्थानीय शासन वही नगर निगम से के अंतर्गत आता है। तो आपका 74 का
74वां संविधान संशोधन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से, एक सेकंड इसको ऊपर कर देते हैं, निम्न में से कौन मुद्रास्फीति के कारण लाभ की स्थिति में होता है? तो देखिए पहला ऑप्शन है ऋणी। हाँ ऋणी हो जाएगा, क्योंकि ऋण लेते समय जो ब्याज होता है, अगर महंगाई बढ़ा हुआ है तो क्रय मूल्य कम हो जाता है, और चुकाते समय महंगाई के कारण पैसा का जो मेन वैल्यू रहता है वो नहीं देना पड़ता, तो ऋणी को फायदा हो जाता है। तो इसमें आपको ऋणी को फायदा है, व्यापारी वर्ग को भी फायदा होता है, ऋणदाता को नुकसान हो जाता है, तो ऋणदाता आपका नहीं होगा। तो केवल एक, केवल तीन, तीन तो आपका होगा नहीं, एक और दो है, हाँ एक और दो है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन में अब हम लोग आते हैं। मनुष्य में ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके अधिकता के कारण होता है? देखिए पहला ऑप्शन है पारा। पारा के कारण होता है मिनी माता, मिनी माता रोग। अगर पानी में पारे की अधिकता हो जाएगी तो मिनी माता रोग हो जाएगी। कैडमियम, कैडमियम के कारण आपको होता है इटाई इटाई रोग। इटाई इटाई करके एक बीमारी होता है, वो हो जाता है इटाई इटाई रोग। चलिए तीसरा ऑप्शन है हमारा ऑर्गेनिक, ऑर्सेनिक। ऑर्सेनिक अगर जल में अधिक हो जाएगा तो ब्लैक फुट हो जाएगा, ब्लैक फुट, ब्लैक फुट नामक बीमारी हो जाती है। और अगर पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता ज्यादा हो जाएगी तो ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम जो बीमारी होता है वो आपका नाइट्रेट के कारण होता है, याद रखिएगा नाइट्रेट के कारण होता है। इसमें क्या होता है कि हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन को ले जाता है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो उसकी ले जाने की क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है, तो उसी को ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रेट। चलिए पांचवा क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक है। पीयूष ग्रंथि, इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, पीयूष ग्रंथि को पीनियल ग्रंथि। पहला ऑप्शन है पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि को तीसरी आंख हम लोग बोलते हैं, क्योंकि यह हमारे सोने, जागने, उठने, ये सब का काम करता है। सोने जागने ये सब का जो चक्र होता है उसको नियंत्रित करता है ये आपका पीनियल ग्रंथि। और आपका दूसरा है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। तो इस ग्रंथि को मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहते हैं, यानी कि ग्रंथि का मास्टर ग्रंथि का मास्टर कहते हैं इसको सिंपल में, क्योंकि यह ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन जो होता है उसको नियंत्रित करता है। और यह शरीर के तापमान में अगर कम बढ़, अनुकूल बना के चलता है, मान के चलिए अनुकूल बना के चलता है। प्यास भूख प्यास और भी कोई इमोशन होता है उसको नियंत्रित करता है पीयूष हाइपोथैलेमस ग्रंथि आपको। थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि जो होता है यह सबसे बड़ा अंतरस्त्रावी ग्रंथि है, याद रखिएगा इसको। आयोडीन की कमी अगर होगी तो घेंघा नामक बीमारी हो जाता है, तो इस ग्रंथि को आयोडीन बहुत जरूरी ही है, आयोडीन इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चौथा है हमारा एडिनल ग्रंथि। चौथा है हमारा एडिनल ग्रंथि। यह तनाव को नियंत्रित करता है, एडिनल ग्रंथि है जो तनाव को नियंत्रित करता है। तो पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित हाइपोथैलेमस ग्रंथि हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन में अब हम लोग आते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन कहाँ, इंडियन लीग किनके द्वारा स्थापित की गई थी? पहला है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी है ना, इनको हम लोग बोलते हैं बिना ताज वाला, बिना ताज वाला बादशाह, यानी बिना ताज का बादशाह इनको उपनाम दिया गया है। इंडियन
एसोसिएशन की स्थापना इन्होंने किया था? इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन की इन्होंने स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉरी क्वेश्चन नहीं, ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस मद्रास में एक अधिवेशन हुआ था, उसमें अध्यक्ष थे शायद 1898 में, शायद 1898 मद्रास अधिवेशन में ये भाग अध्यक्ष थे। तीसरा है हमारा शिशिर कुमार घोष, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। शिशिर कुमार घोष आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि शिशिर कुमार जो घोष हैं इन्होंने ही 1875 में इंडियन लीग की स्थापना किया था, ताकि लोगों को जो भावना है वो राष्ट्रवादी के तरफ ज़्यादा आकर्षित हो। इनका एक पुस्तक है अमृत बाजार, अमृत बाजार, अमृत बाजार, अमृत बाजार करके एक इनका पुस्तक है, जिसका ये संपादक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा शिशिर कुमार घोष। इंडियन लीग किनके द्वारा स्थापित किया गया? शिशिर कुमार घोष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाने की अनुशंसा कब मिली? 1841, 1843, 1846, 1848। तो देखिए जो दास प्रथा जो बंद किए करवाए थे, उस गवर्नर जनरल का नाम था एलन ब्रो। एलन ब्रो 1843 में, थोड़ा सा पेन, 1843 में एलन ब्रो ने दास प्रथा पर प्रतिबंध लगवा दिया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा 1843। 8वां नंबर है बेलोड्रम का संबंध किस खेल से है? गोल्फ, एथलीट, घुड़सवारी, ये साइकिलिंग से है दोस्तों, साइकिलिंग आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन है मेंडलीव द्वारा बनाया गया आवर्त सारणी में दीर्घ आवर्त की संज्ञा किस आवर्त को दिया गया है? देखिए मेंडलीव का जो आवर्त सारणी है उसके बारे में बता देते हैं। एक है अति लघु, पहले है अति लघु, उसके बाद है लघु, उसके बाद है दीर्घ, उसके बाद आता है अति दीर्घ, अति दीर्घ। तो अति लघु जो हो गया, इसमें दो दो तत्व हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, इसे अति लघु कहते हैं। फिर आता है लघु, इसमें दूसरा और तीसरा आवर्त है, इसमें दूसरा और तीसरा आवर्त है, इसमें 8 आते हैं। अति लघु में आपको 8 आते हैं, 8 तत्व आते हैं। फिर उसके बाद आ जाइएगा तो दीर्घ लघु, इसमें चौथा और पांचवा है, चौथा और पांचवा है। इसमें आपको आ जाएगा 18, 18 आ जाएंगे। और अति दीर्घ है उसमें 32 आता है, 32 तत्व आता है। तो ये 4 वर्गों में विभाजित है, और 4 वर्गों में विभाजित है। तो पहला तो अति दीर्घ हो गया, दूसरा और तीसरा सिर्फ सॉरी, पहला जो हो गया वो आपको अति लघु हो गया, पहला आपका अति लघु हो गया, दूसरा और तीसरा आपका हो गया लघु, तीसरा और चौथा, दूसरा और तीसरा तो लघु हो ही गया, चौथा और पांचवा आपका हो जाएगा दीर्घ, और छठा हो जाएगा आपको अति दीर्घ, उसमें आता है 32 तत्व।
तो ये पूछ रहा है क्या कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्वेश्चन, मेंडलीव की आवर्त सारणी में दीर्घ दीर्घ हो गया आपका चौथा, पांचवा और छठा, चौथा, पांचवा और छठा। दूसरा आपका लघु में आता है, अति लघु नहीं, अति लघु में पहला आता है, दूसरा आपका लघु में आता है, चौथा, पांचवा, छठा ये सब आपका दीर्घ में आता है। तो 1 3 4, 1 2 3, नहीं ये तो नहीं होगा, 1 3 4 ये राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है उसके बारे में बताना है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन सही है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 40 में आपका ग्राम पंचायत के बारे में बोला गया है। 44 समान नागरिक संहिता, ये भी सही है हमारा, समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में इसका वर्णन है। 42 में काम में न्याय संगत और मनोचित दशाओं तथा प्रसूतित सहायता का उपबंध, ये भी आपका सही है। 42 में कहा गया है कि काम में अगर कि कोई महिला अगर प्रेग्नेंट है तो उसको थोड़ा मनोचित मतलब उसके मन के अनुसार काम करवाया जाए, ज्यादा प्रेशर वाला काम नहीं करवाया जाए। अनुच्छेद 51 कार्यपालिका से न्यायपालिका का अलग करना, तो नहीं ये आपका गलत हो जाएगा। कार्यपालिका से न्यायपालिका को जो पृथककरण होता है, कार्यपालिका से जो न्यायपालिका का पृथक्करण होता है वो 50 में होता है, वो आपका 50 में होता है, ये आपका 50 में होगा। 51 में आपका क्या हो जाएगा कि 51 में आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा हो जाएगा 51 में। 50 में ये आपका हो जाएगा कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, और 51 में आपका हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, पसीने की ग्रंथियों का मुख्य कार्य क्या होता है? नमक का उत्सर्जन करना, नाइट्रोजन अपशिष्ट उत्पादों का उत्सर्जन करना, प्राशन नियमन या शरीर के तापमान का नियंत्रण। तो पसीने की जो ग्रंथि होती है उसका मेन काम होता है शरीर के तापमान पर नियंत्रण, आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, 12 में है मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? पहला नेफ्रॉन, तो नेफ्रॉन जो होती है वो किडनी की कोशिका होती है, किडनी का कार्यात्मक संरचना वाला इकाई होता है, वो उसी को नेफ्रॉन कहते हैं। तंत्रिका कोशिका, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तंत्रिका कोशिका जो होता है ये मानव को सबसे बड़ा कोशिका होता है, इससे जुड़े तंत्र को हम लोग तंत्रिका तंत्र भी बोलते हैं। पेशी कोशिका, मांसपेशियों का निर्माण करता है ये पेशी कोशिका, तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल है? देखिए हड़प्पा भारत में नहीं है, ये आपको पाकिस्तान में चला गया है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा का अगर पूछा जाए उत्खनन करता या खोज करता तो कौन है? तो दयाराम साहनी है। कब किए थे? तो 1921 में किए थे, 1921 में दयाराम साहनी ने किया था हड़प्पा का। उसके बाद आइए मोहनजोदड़ो में देखते हैं। हड़प्पा अभी पाकिस्तान में है, सिंध प्रांत जो है पाकिस्तान में, पंजाब भी बोलते हैं उसको, वहाँ है मोहनजोदड़ो। इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, यहाँ से विशाल स्नानगार और अन्नागार दोनों मिला है, यह भी अभी पाकिस्तान में है। राखी गढ़ी, राखी गढ़ी आपको हरियाणा में है, घग्गर नदी के तट पर है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा राखी गढ़ी। और धौलावीरा, धौलावीरा भी देखिए गुजरात में है, धौलावीरा भी गुजरात में है, तो ये क्यों नहीं हुआ? देखिए इसका नहीं होने का कारण सबसे बड़ा स्थल पूछ रहा है, तो धौलावीरा जो है ना वो राखी गढ़ी से छोटा है, इसलिए ये आपका नहीं हो पाएगा। अगर यहाँ पूछा जाता कि कौन कौन भारत में है, तब आप धौलावीरा और राखी गढ़ी दोनों को मार सकते थे।
चलिए 14 नंबर में अब हम लोग देखते हैं 1857 की क्रांति मुख्यतः किस कारण से असफल रही? नेतृत्व का अभाव। ये सही बात है। नेतृत्व करता इसमें इतना थे कि वो लोग सही ढंग से काम नहीं कर पाए, कैसे क्या प्लानिंग होता है उस तरह से वो काम नहीं कर पाए, इसलिए 1857 की क्रांति जो विफल रही। दूसरा है किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी। सही बात है। देखिए एक कहावत है, ज्यादा जोगी मठ उजाड़, तो वही बात हो गया। ज्यादा लोग हो गए हैं, ज्यादा से ज्यादा इसमें क्या हुआ कि राजा हो गए, जिस कारण से योजना, अब कोई राजा बनेगा तो किसी दूसरे का तो बात तो सही से सुनेगा नहीं, तो इसलिए इन लोगों में आपस में समन्वय सही से बना नहीं। ये भी हो जाएगा आपका। तीसरा है इसके अभाव प्रभाव का सीमित क्षेत्र होना। हाँ ये भी सही है, इसको प्रभाव का एक सीमित क्षेत्र रहा। और ये देखिए 1857 का क्रांति है आपसी लड़ाई, ये लोग आपस में अपना अपना वर्चस्व के लिए लड़ रहे थे। देश हित की भावना जितने लोग थे, चाहे वीर कुंवर सिंह हो गया, तात्या टोपे हो गया, रानी लक्ष्मीबाई हो गई, तो देश की भावना से पहले वो लोग अपने लिए लड़ रहे थे। जैसे कि ये रानी लक्ष्मीबाई हो गए, वो अपने दत्तक पुत्र के गद्दी के लिए लड़ रहे थे। वीर कुंवर सिंह लड़ रहे थे अपनी जमींदारी प्रथा के लिए। तो ये सब आपस में अपना पर्सनली लड़ाई के लिए केंद्र ये ब्रिटिश से लड़ रहे थे। देश भावना का बहुत कम, देश भावना उन लोगों में बहुत कम था, देश भावना के कारण लड़ने का, इसलिए 1857 की क्रांति सही नहीं रही। उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन में अब हम लोग देखते हैं किस गवर्नर जनरल के काल में सिंध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया? पहला है लॉर्ड लेस्डाउन। लॉर्ड लेस्डाउन जो थे, भारत और अफगानिस्तान का जो डूरंड रेखा है ना, डूरंड रेखा, तो इसको जो काल्पनिक रेखा है काल्पनिक रेखा, सॉरी, जो डूरंड रेखा है जो भारत और अफगानिस्तान की सीमा है, तो इसको इन्होंने ही लिखा था, बनाया था, लॉर्ड लेस्डाउन के द्वारा ही किया गया था। ऑप्शन है किस गवर्नर जनरल के काल में सिंध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में हुआ? तो सिंध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में लॉर्ड एलनब्रो के समय में हुआ था। एलनब्रो वही 1843 में दास प्रथा को समाप्त करवाया था। लॉर्ड डलहौजी के बारे में देख लेते हैं। लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति के सिद्धांत पर काम किया था। भारत में 1853 में रेल चलाया था। और 54 में क्या करवाया था? 1854 में 1854 में डाक प्रथा की शुरुआत करवाया था। तो ऐसा नहीं है कि सारा काम गलत किया है, कुछ कुछ सही काम भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 16 नंबर। इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध किससे है? कालाबाजारी से है, तस्करी से है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से है, या शेयर बाजार से है? देखिए इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब होता है ना कि गलत तरीके से, जिसको अवैध तरीका बोलते हैं, अवैध तरीका से कोई कंपनी जो होता है वो अपना कोई कर्मचारी या अधिकारी को किसी कंपनी से जोड़ देता है, और उसके बाद उसमें गुप्त तरीके से अपना पैसा लगाता है और शेयर को खरीदता है। खरीद बिक्री के दौरान उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होता है। तो ये शेयर बाजार से आपका संबंधित है इनसाइडर ट्रेडिंग। यह गैर कानूनी है, इसको सेबी इस पे रोक लगा दिया था। सेबी जो है इस पे रोक लगा चुका है इनसाइडर ट्रेडिंग पे। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एल के झा समिति का संबंध निम्न में से किससे है? प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, बेरोजगारी, या जनगणना नीति? तो इसका अप्रत्यक्ष कर संबंध है। 17 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 18 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष थे? प्रक्रिया निगम समिति, संचालन समिति, वित्त एवं कर्मचारी समिति, उपयुक्त सभी के थे।
सभी के थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर में। 19 नंबर क्वेश्चन है हमारा, जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं? पहला है हमारा अवतल लेंस। देखिए अवतल लेंस का उपयोग जो हम लोग करते हैं वो निकट दृष्टि दोष के लिए करते हैं, और उत्तल लेंस को दूर दृष्टि दोष के लिए। याद रखिएगा, अवतल अवतल दूर निकट दृष्टि दोष के लिए और उत्तल दूर दृष्टि दोष के लिए। अवतल निकट के लिए, उत्तल दूर के लिए। याद रखिएगा, अवतल निकट के लिए। निकट दृष्टि दोष मतलब होता है कि निकट की वस्तु को दिखाई देना और दूर की वस्तु दिखाई नहीं देना। और दूर दृष्टि दोष में होता है कि दूर की वस्तु दिखना और नजदीक की वस्तु नहीं दिखना, अपोजिट होता है। इस तरह से याद करेंगे, अवतल निकट के लिए और उत्तल दूर के लिए। ये हो गया। बाइफोकल लेंस आपका जो होता है वो जरा दूर दृष्टि के लिए होता है। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए जरा दूर दृष्टि क्या होता है कि जब व्यक्ति की उम्र ज्यादा हो जाती है, वृद्धावस्था की ओर बढ़ने लगता है ना, तो उसको देखने की क्षमता घटने लगता है। तो जाहिर सी बात है, जैसे जैसे हम लोग बूढ़े होंगे हम लोग को देखने की क्षमता धीरे धीरे घटने लगेगी। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि निकट तथा दूर दोनों की वस्तु साफ से नहीं दिखता है। दोनों दोनों निकट दूर, दोनों निकट और दूर दोनों वस्तु है ना जो हम लोग को सही से नहीं दिखता है, जिस कारण से साफ साफ नहीं दिखाई देता है ज्यादा एज होने के कारण। तो हम लोग उसको इलाज करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर हमें बाइफोकल लेंस लिख देता है, उसको लगाना पड़ता है। और बेलनाकार लेंस क्या होता है ना कि लंबी लाइन, ये ऐसे लंबी लाइन, ये ऐसे गिरा हुआ लाइन, इसको हॉरिजेंटल और वर्टिकल भी बोलते हैं। और हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन को देखने में तकलीफ हो तब हम लोगों को बेलनाकार लेंस का यूज किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बाई बाइफोकल लेंस, ऑप्शन नंबर बी, सी, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। 20 नंबर में क्वेश्चन है हमारा, कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? पहला है बहामास, दूसरा है लीबिया, तीसरा है आपका ब्राजील, चौथा है यूएई। देखिए कर्क रेखा जो है वो ब्राजील से आपको नहीं गुजरती है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्राजील। ब्राजील से होकर नहीं गुजरती है, लेकिन ब्राजील से भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती है। ये हमारा पृथ्वी हो गया, ये आपका 0 डिग्री हो गया, इसे ही भूमध्य रेखा कहते हैं। और ऊपर में आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ में हो गया आपका कर्क रेखा, ये कर्क रेखा हो गया। और 23.5 डिग्री साउथ में आपको हो जाएगा मकर रेखा। तो आपका ये हो गया उत्तरी अमेरिका, ये हो गया दक्षिणी अमेरिका। तो दक्षिणी अमेरिका में आपका आ जाता है ब्राजील। तो ब्राजील में क्या होता है कि भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरता है, लेकिन कर्क रेखा नहीं गुजर पाता है। और एक चीज और बता दें कि भारत में कर्क रेखा गुजरता है भारत से होकर। तो भारत से होकर गुजरता है तो 8 राज्यों के साथ गुजरता है। ये 8 राज्यों के बीच से गुजरता है। तो 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो 8 राज्य हम बता देते हैं आपको, गिनते चलेंगे। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। ये 8 राज्य से इसको याद करने का एक ट्रिक कहिए, या हम तो इसी से याद किए हैं। देखिए इसका हम लोग याद करने का एक तरीका देखे हैं। मित्र मित्र पर गमछा, गमछा झाड़, आप लोग भी जानते ही होंगे, बहुत स्टूडेंट जानते होंगे। 99% इन स्टूडेंट को पता ही होगा। कोई गुरुराम पवित्रम करके याद करते हैं, कोई मित्र पर गमछा झाड़ करके याद करते हैं। देखिए मी से हो गया आपका मिजोरम, त्र से हो गया त्रिपुरा, प से हो गया पश्चिम बंगाल, र से हो गया राजस्थान, ग से हो गया गुजरात, म से हो गया मध्य प्रदेश, छ हो गया तो छत्तीसगढ़ हो गया, और झा से झारखंड हो गया। तो इस तरह से एक ट्रिक के तौर पर याद किए हैं, ज़्यादा ट्रिक के
चक्कर में नहीं रहिएगा। कुछ कुछ चीज़ ऐसा होता है कि उसको ट्रिक से याद कर लेना आसानी होता है और अच्छा होता है, इसलिए कुछ कुछ इस ट्रिक से भी हम लोग देखते चलेंगे बस। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्राज़ील, ऑप्शन सी ब्राज़ील राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन 21, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधान है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इस अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता है? 6ठी अनुसूची में देखिए, 6ठी अनुसूची में 4 राज्य हैं, तो इसका भी एक ट्रिक कहें या कुछ कहिए, एटीएम जो होता है, एटीएम से क्या निकलता है? तो मनी निकलता है, लेकिन मनी हमको नहीं है, मणिपुर नहीं होगा, बल्कि मिजोरम होगा। ए से असम हो गया, ए से असम हो गया, टी से त्रिपुरा, टी से त्रिपुरा हो गया, एम से हो गया मिजोरम, एम से मिजोरम हो गया, एम से मेघालय हो गया, मेघालय। तो मणिपुर आपका नहीं होगा, तो यहाँ नहीं ही पूछ रहा है कि कौन सा नहीं होगा, तो मेरा मणिपुर नहीं होगा, ये आपका नहीं होगा। असम होगा, मेघालय होगा, त्रिपुरा होगा, और एक हो जाएगा मिजोरम। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति से संबंधित कथनों को सुमेलित करें, कौन बोला है जो? 22 का आंसर हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है डिजरेली, डिजरेली क्या बोला था वो देखते हैं। तो डिजरेली बोला था कि ये राष्ट्र विद्रोह है, डिजरेली बोला था ये राष्ट्र विद्रोह है, पहला का राष्ट्र विद्रोह बी नंबर। डिजरेली बोला था राष्ट्र विद्रोह है। टी आर होम्स बोला था कि ये बर्बरता का युद्ध है, बर्बरता और सभ्यता का युद्ध है, टी आर होम्स बोला था। बी डी सावरकर बोले थे कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, ये डी, डी में हो जाएगा, वीर सावरकर। कर्नल बोले थे ईसाइयों के विरुद्ध ये सब हल्ला कर रहा है, यानी युद्ध कर रहा है, ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध है। तो देखिए डिजरेली बोले थे, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, आप लोग को याद हुआ है या नहीं देख लेते हैं। डिजरेली बोले थे कि ये राष्ट्र विद्रोह है, पहला का बी, पहला का बी, एक ये दो जगह है पहला का बी। टी आर होम्स बोले थे कि बर्बरता का युद्ध है, दूसरा का है, दूसरा का है, सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। टी आर होम्स बोले थे बर्बरता का युद्ध है। डिजरेली बोला था कि ये राष्ट्र विद्रोह है। अम्बेडकर सावरकर बोले थे कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। और कर्नल रिच बोले थे कि नहीं, ईसाइयों के विरुद्ध ये सब षड्यंत्र है, लड़ाई है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं 23। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में हमारा 1946 के कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित था, निम्नलिखित में कौन सा सदस्य नहीं था? इसमें से कौन सा ऐसा है जो उसका सदस्य नहीं था कैबिनेट मिशन का? पहला ऑप्शन है पैथिक लॉरेंस, दूसरा है जॉन साइमंस, तीसरा है स्टेफोर्ड क्रिप्स, चौथा है एवी अलेक्जेंडर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन साइमन, जो है 1928 में आया था भारत में, इसलिए यह कैबिनेट मिशन में नहीं होगा। कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन जो है 1946 में आया था और ये 1928 में आया था भारत में, और उतना दिन तक रहा नहीं, इसलिए नहीं होगा। साइमन कमीशन के समय आया था जॉन साइमन। जॉन साइमन, जो साइमन कमीशन लाया था उसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 24, निम्नलिखित में कौन सी जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है? पहला है हम्बोल्ट जलधारा, हम्बोल्ट जलधारा जो है
ये प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। वेनेजुएला जो जलधारा है वो अटलांटिक महासागर की प्रमुख ठंडी जलधारा है, ये भी ठंडी है लेकिन अटलांटिक महासागर की है। ऑकलैंड जलधारा जो है वह दक्षिण अटलांटिक की ठंडी जलधारा है, ये भी ठंडी है लेकिन दक्षिण अटलांटिक की लेब्राडोर भी ठंडी है, ये भी अटलांटिक की ठंडी जलधारा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत का ठंडी जलधारा हमबोल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर है 25। देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सिकंदर का समकालीन था। पहला अजात शत्रु। अजात शत्रु आपको पता होगा हर्यक वंश से है, ये अपने पिता को हत्या करके बना था। पिता कौन थे? बिंबिसार। बिंबिसार थे, की हत्या करके ये राजगद्दी पर आया था। अजात शत्रु जो थे वो जैन धर्म जैन धर्म को मानते थे। इसके समय में जो था अजातशत्रु के समय प्रथम बौद्ध संगति हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति आपका राजगीर में हुआ था, राजगीर में हुआ था अजातशत्रु के समय में। कालाशोक, कालाशोक शिशुनाग वंश का था, इसका समय में दूसरा बौद्ध संगति हुआ। दूसरा बौद्ध संगति हुआ, कहाँ हुआ था? पहला आपका राजगीर हो गया, पहला राजगीर हो गया, दूसरा वैशाली में होगा, तीसरा आपका पटना में होगा, चौथा आपका कश्मीर में होगा, ये याद रखिएगा। पहला के समय अजात शत्रु थे, दूसरा के समय कालाशोक थे, तीसरा के समय खुद सम्राट अशोक थे, चौथा के समय कनिष्क थे। उदयन, उदयन जो आज पटना शहर हम लोग जानते हैं, तो पाटलिपुत्रा, पाटलिपुत्रा नाम इन्होंने ही दिया था, उदयन ने ही दिया था। बाद में शेरशाह सूरी आया तो पाटलिपुत्रा को नाम बदल के क्या रख दिया? वर्तमान का जो नाम है पटना, वो रख दिया कौन? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम में है शेरशाह सूरी का मकबरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हम लोग चलते हैं। ओह, ये तो अभी पूरा ही नहीं हुआ। घनानंद, घनानंद के बाद ये नंद वंश का आखिरी शासक था। घनानंद के बाद आए आपका चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य। कौन बनाया था इनको? तो इनका राजाभिषेक करवाया था चाणक्य ने। तो घनानंद जब गद्दी पर थे उसी समय सिकंदर का आक्रमण हुआ था। तो घनानंद जो थे वो सिकंदर के समकालीन थे। 25 का डी आंसर हो जाएगा राइट। सिकंदर कब आया था? तो सिकंदर आया था 326 ईसा पूर्व में, याद रखिएगा ईसा पूर्व में आया था। इसका सिकंदर का घोड़ा का नाम पूछेगा, बुक्के फेराल नाम है। 26 नंबर क्वेश्चन में अब हम लोग चलते हैं, हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है, गया अधिवेशन 1922 में किस परिवर्तनवादी नेताओं ने त्याग पत्र दे दिया था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू या राजेंद्र प्रसाद? राजेंद्र प्रसाद को भारत का अजात शत्रु भी बोला जाता है, उपनाम याद रखिएगा। तो 26 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, चित्तरंजन दास भी हो जाएंगे और मोतीलाल नेहरू भी हो जाएंगे। ये दोनों जो 1922 का अधिवेशन हुआ था गया में, तो उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो चित्तरंजन दास कर रहे थे। वे और मोतीलाल नेहरू जो थे वो परिवर्तनवादी प्रस्ताव चाहते थे। तो परिवर्तनवादी प्रस्ताव पास नहीं हुआ, तो गुस्सा में ये लोग ये दोनों इस्तीफा दे दिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3, 1 और 2 नहीं, 2 और 3, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। क्वेश्चन नंबर 27 है, यदि कोई संसद सदस्य के अनुमति के बिना सदन की सभी बैठकों से कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो सदन उसका पद रिक्त घोषित कर सकता है? तो देखिए 60 दिन वो अगर बाहर रहता है, कोई भी बैठक में प्रेजेंट नहीं हो पाता है 60 दिन तक, तो 60 दिन के बाद उसको रिक्त घोषित
कर सकता है संसद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अथवा प्रतिरूप है? पहला है न्यासिकता, दूसरा है प्रगतिकरण, तीसरा है जनादेश, चौथा है सर्वसम्मति। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वसम्मति नहीं होगा। सर्वसम्मति राजनीति विज्ञान जो होता है उसमें 4 तरह का प्रतिरूप है। न्यायिकता है, न्यासिकता न्यासिकता है, प्रतिनिधित्व कहिए या प्रगतिकरण कहिए, जनादेश है, और एक है प्रत्यायोजन। सर्वसम्मति जो होता है वो निर्णय लेने का तरीका है, प्रतिनिधित्व करने का नहीं, इसलिए आपका डी आंसर राइट हो जाएगा। चलिए 29 में हम लोग चलते हैं। विश्व व्यापार में यदि किसी देश की मुद्रा की आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक होती है तो वह मुद्रा कौन सा कहलाता है? देखिए पहले तो मानक मुद्रा के बारे में देख लेते हैं। मानक मुद्रा वह मुद्रा होता है जो वास्तविक मूल्य और अंकित मूल्य दोनों पर, जैसे कि चांदी, चांदी का जो वास्तविक मूल्य और अंकित मूल्य होगा कभी भी उस समय के रेट से वो बिकेगा। तो ये मानक मुद्रा ये सब हो गया, ये मानक मुद्रा हो गया। गर्म मुद्रा जो होता है, हॉट मनी जिसको बोलते हैं, हॉट मनी, हॉट मनी जो होता है वो आपको शेयर बाजार में देखने को मिलेगा, क्योंकि यह जो मनी होता है ना, एक शेयर बाजार से दूसरे शेयर बाजार में आसानी से पलायन कर जाता है। अब आपका हो गया दुर्लभ मुद्रा। दुर्लभ मुद्रा उसको कहते हैं कि जो इस मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्या है कि मांग ज्यादा है और उत्पादन कम है, तो वो दुर्लभ हो गया। यानी कि मांगने वाला बहुत ज्यादा है, मांगने वाला बहुत ज्यादा है और ये है बहुत कम मात्रा में, तो ये दुर्लभ हो गया। तो ये दुर्लभ मुद्रा हो गया आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा दुर्लभ हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, दुर्लभ मुद्रा। और शाख मुद्रा या सुलभ मुद्रा उसको कहते हैं जिसकी मांग बाजार में ज्यादा नहीं है और आपूर्ति बहुत है, तो वो शाख मुद्रा या सुलभ मुद्रा हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक सूत्र होता है किसका? CaSO4 2H2O, ये आपका जिप्सम हो गया। CaSO4 हाफ H2O, ये आपका हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। मानव शरीर में पीत का रस, मानव शरीर में पीत रस का निर्माण कहाँ होता है? पित्ताशय में। देखिए पित्ताशय में नहीं होता, पित्ताशय में पीत होता है ना जो जमा होता है। अमाशय, अमाशय में जो क्या होता है HCl जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं और पेप्सिन का स्राव होता है, ये भी नहीं होगा। यकृत में, हाँ यकृत आपका राइट आंसर हो जाएगा। यकृत, यहाँ पित्तरस का निर्माण होता है और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि इसको बोलते हैं, यकृत को। अग्नाशय से क्या होता है कि अग्नाशय में, अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि होती है, इंसुलिन हार्मोन का निर्माण यहाँ होता है। इंसुलिन हार्मोन आपको शुगर में, शुगर को बढ़ने नहीं देता है, नियंत्रण करके रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 32 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य फल है? देखिए सत्य फल और असत्य फल, जो अंडाशय से जन्म लेता है, विकसित होता है, उसको सत्य फल कहते हैं। जैसे हो गया अंगूर, केला, ये सब आपका सत्य फल हो गया। और असत्य फल जो हुआ वह विकास करता है तो अंडाशय से न होकर फूल के किसी भी भाग से हो जाता है, जैसे पुष्पासन से, ये सब से होता है। तो वो हो गया आपको सेब, सेब हो गया, नाश नाशपाती हो गया, सेब, नाशपाती, ये सब आपका असत्य फल की गिनती में आता है। तो सेब, अंगूर तो आपका सत्य फल हो गया, अंगूर नहीं होगा, अंगूर नहीं होगा। सेब हो जाएगा आपका।
सेब हो जाएगा और नाशपाती हो जाएगा। सेब और नाशपाती हो जाएगा, एक और तीन ऑप्शन सी। चलिए 33 नंबर में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? एब्सिक अम्ल। एबिसिसिक अम्ल जो होता है वह वह क्या करता है कि पत्तियों को झड़ने से रोकता है और उसका वृद्धि करता है। जिबरेलिन्स। जिबरेलिन्स क्या होता है कि जो पौधा छोटा रहता है, छोटा पौधा जो होता है बौना पौधा, उसको बड़ा करने में और किसी को अंकुरित करने में ये काम आता है। जिबरेलिन। ऑक्सिन्स। ऑक्सिन्स पौधों को ऊपर की ओर बढ़ने में सहायता करता है। और साइटोकानिन जो होता है ये कोशिका विभाजन में सहायता करता है। तो इसलिए आपका सभी आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी आपका पादप हार्मोन में आता है। चलिए 34 नंबर में अब हम लोग चलते हैं। 34 नंबर में है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सब्जियों का जड़ नहीं खाया जाता है? देखिए गाजर जड़ है, शलजम भी जड़ है, चुकंदर भी जड़ है, आलू तना है। आलू जड़ नहीं है, तना है, इसलिए आपका राइट आंसर आलू हो जाएगा। 35 में आते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में किसका उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? लोहे का चूर्ण का, प्लेटिनम चूर्ण। प्लेटिनम चूर्ण का हो जाएगा राइट आंसर 35 का, ऑप्शन बी। 36 में हम लोग चलते हैं। 36 में आपका है मिलान करने के लिए। तो देखिए आवेग मीटर न्यूटन प्रति सेकंड हो जाएगा। न्यूटन सेकंड इसको बोलते हैं। आपका कार्य का जूल हो जाएगा। दाब का आपका हो जाएगा न्यूटन, सॉरी, दाब का मीटर प्रति सेकंड या पास्कल। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या इसको पास्कल कहते हैं, ज़्यादातर जगह आपको पास्कल देखने को मिलेगा। दाब का आपका पास्कल हो जाएगा, बल का हो जाएगा न्यूटन। तो आवेग, आवेग का न्यूटन प्रति सेकंड। एक का तीन एक ही जगह है, ये राइट हो जाएगा। एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं फिर से। हाँ, आवेग का न्यूटन सेकंड। कार्य, कार्य का हो जाएगा आपका जूल। दाब का आपका हो जाएगा पास्कल या न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। बल का आपका हो जाएगा न्यूटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, लोलक की कार्य अवधि निर्भर करती है द्रव्यमान के ऊपर, लंबाई के ऊपर, समय के ऊपर या तापक्रम के ऊपर? तो लोलक की कार्य अवधि है जो उसकी लंबाई पर डिपेंड करती है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 38 पे आते हैं हम लोग। 38 देखते हैं, प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? तरंग के समान, कण के समान, तरंग एवं कण दोनों के समान, तरंग एवं कण किसी एक के समान नहीं, यानी किसी के समान नहीं। जो तो इसका देखिए तरंग के समान होता है, ये बात बोला था हाइजन ने। तो हाइजेंस ने इसको बोला था कि ये तरंग के समान होता है। कण के समान बोला था आपका न्यूटन ने, ये कण के समान होता है। दोनों के समान होता है ये बोला था आपको, दोनों के समान हुआ होता है आपको बोला था डी ब्रोगली ने। डी ब्रोगली ने कहा था कि ये दोनों के समान होता है। तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, प्रकाश की प्रवृत्ति जो होती है वो दोनों के समान होती है। चलिए 39 में आपको फिर से मिलान करना है, मिलान नहीं करना है, कौन सा असत्य है जो बताना है। महावीर राष्ट्रीय उद्यान, महावीर राष्ट्रीय उद्यान आपका गोवा राइट है, सही है। रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान एवं निकोबार, ये भी आपका सही है। झांसी की रानी मरीन राष्ट्रीय उद्यान है जो अंडमान निकोबार में है, ये आपका सही है। माउंसिल नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में नहीं है बल्कि ये है नागालैंड, नागालैंड में है माउंसिल माउलिंग नेशनल पार्क।
इटाकी नेशनल पार्क। इटाकी नेशनल पार्क आपका, ओह, माउली नेशनल पार्क आपका अरुणाचल प्रदेश सही है, सॉरी सॉरी। इटाकी नेशनल पार्क मणिपुर ना होकर नागालैंड होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग अब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? डाउन्स उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया का शीतोष्ण घास का मैदान है, यही गलत है। स्टेपिस शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, सही है। सेलवास उष्णकटिबंधीय वन है, सही है। टैगा शीतोष्ण कटिबंधीय है, ये भी सही है। ये डाउन्स हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया का है जो शीतोष्ण घास का मैदान है, उष्णकटिबंधीय मैदान नहीं है। 41 में अब हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। पहला अलमाटी परियोजना, अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है, सही है। गांधी सागर चंबल नदी पर, ये भी सही है। और उसके बाद है सरदार सरोवर, सरदार सरोवर भी आपका नर्मदा नदी पर है, ये भी सही है। इडुक्की परियोजना कावेरी नदी पर है, नहीं का इडुक्की परियोजना आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये कावेरी नदी पे नहीं है, बल्कि कौन नदी पे है, तो पेरियार, पेरियार नदी पर है। इडुक्की परियोजना आपका पेरियार नदी पर है, कावेरी पे नहीं होगा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। निम्न में से कौन सा एक स्थल रुद्र देश है? स्थल रुद्र देश वही होता है जो जिसकी सीमा कोई भी समुद्री या सागर से नहीं मिल रहा हो, वो सिर्फ दूसरे देशों के संपर्क में ही हो, तो वो आपका हो जाएगा हंगरी। हंगरी आपका राइट आंसर हो जाएगा, चारों ओर से भूमि से ये घिरा हुआ है। 43 में हम लोग आते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़, पहला ऑप्शन है मेहरगढ़। तो भारतीय उपमहाद्वीप पूछ रहा है, तो मेहरगढ़ अभी पाकिस्तान में है, मेहरगढ़ पाकिस्तान में है। जब इसका राइट आंसर हो जाएगा लहुरा देव। लहुरा देव जो है वो मेहरगढ़ से, जब इंडिया में था तो उस समय मेहरगढ़ ही सबसे बड़ा था, प्राचीनतम था। लेकिन उसके बाद लहुरा देव आ गया, तो ये आपको भारत में हो गया। कोल्डिहवा, देखिए लहुरा देव से भी है, आपको चावल का भी मिला है, और कोल्डिवा से भी चावल का दाना का स्रोत मिला है। अंतरंजी खेरा जो है यूपी में है, यहाँ से क्या है कि लोहा मिला है, अंतरजी खेरा से लोहा मिला है। 44 में अब हम लोग आते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप किस जगह से मिले हैं? पहला है राखी गढ़ी, राखी गढ़ी आपका हरियाणा में है, ये आपका हरियाणा में है राखी गढ़ी। सिंधु घाटी के जो सिंधु घाटी है उसकी सबसे बड़ी सभ्यता थी ये। बनवाली, बनवाली से आपको हल मिला है, मिट्टी का हल बनावली से मिला है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये भी आपको हरियाणा में ही है, फैजाबाद में पड़ता है। सुरकोटका से आपको मिला है घोड़े का हड्डी का अवशेष मिला है। धौलावीरा गुजरात में है, यहाँ से जल प्रबंधन प्रणाली मिला था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बनावली। नेक्स्ट क्वेश्चन 43। ईसा की 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मगध हो जाएगा, मगध इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी 45 का। 46 में आते हैं, जैन धर्म में महावीर के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति को क्या कहते हैं? संबोधि, संबोधि देखिए बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति को संबोधि और निर्वाण दोनों बोलते हैं, बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति को, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, केवल इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैन धर्म के महावीर जो थे उनको निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, रिजुपालिका नदी के तट पर, सॉरी, रिजुपालिका नदी के तट पर
साल वृक्ष के नीचे कैवल्य की प्राप्ति यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। संथारा किसको बोलते हैं? तो संथारा जैन धर्म में जब उपवास करके देह त्याग दिया जाता है तो उसी को संथारा कहते हैं। संथारा विधि से आपका अजात शत्रु अपना देह त्याग किए थे। 47 लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? ययाति केसरी या ये राइट आंसर हो जाएगा। ययाति केसरी 11वीं सदी में लिंगराज मंदिर का नींव डाले थे। लिंगराज मंदिर कहाँ है? तो भुवनेश्वर में है, याद रखिएगा भुवनेश्वर। ययाति केसरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? पहला ऑप्शन है गया 1922, लाहौर 1929, 1936, लखनऊ, कराची 1931। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कराची 1931। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। पहली बार कंफर्म नहीं है दोस्तों, पहली बार है कि नहीं, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है। शायद सरदार पटेल एक ही बार किए थे। तो कराची अधिवेशन में इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई कर रहे थे। इसी समय मौलिक अधिकारों के बारे में बोला गया। 49 हॉट मनी शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो अभी हम बताए थे कि हॉट मनी का उपयोग करते हैं जो शेयर मार्केट होता है उसके लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा विदेशी पूंजी जो बहुत कम समय के लिए लाभ के लिए बाजार में आते हैं उसी को विदेशी पोर्टफोलियो निवेश कहते हैं। तो आपका बी डी आंसर राइट हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? पहला श्रीलंका, दूसरा है मालदीव, तीसरा है थाईलैंड, चौथा है म्यांमार। देखिए सार्क देश जो है उसमें 8 कंट्री है। म्यांमार, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, उसमें 8 कंट्री है। एक बार और बता देते हैं, सार्क में जिसका सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू में है। काठमांडू किसका राजधानी है? तो काठमांडू आपका नेपाल का राजधानी है। तो सार्क में कौन कौन सा देश है? तो नीचे से ये हमारा भारत हो गया, इस तरह से हमारा भारत है। भारत है, यहाँ पे है आपका मालदीव, यहाँ पे है आपका श्रीलंका। तो मालदीव, श्रीलंका, भारत, इधर पाकिस्तान हो गया, इधर अफगानिस्तान हो गया, इधर नेपाल हो गया, यहाँ पे इधर भूटान हो गया, बांग्लादेश यहाँ पे हो गया, यहाँ पे बांग्लादेश हो गया। तो म्यांमार गिनते जाइएगा, गिनते जाइएगा। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। तो ये 8 हो गया आपका सार्क का। लेकिन ये पूछ रहा है आपका बिम्स्टेक का। तो बिम्स्टेक का जो है उसमें सदस्य जो नहीं है वो कौन है? पहला मालदीव, दूसरा थाईलैंड, तीसरा म्यांमार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मालदीव। बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है आपका, मालदीव नहीं है, मालदीव आपका नहीं है, मालदीव आपका सार्क में है। बिम्स्टेक में कितना सदस्य है? तो बिम्स्टेक में है आपका 7 सदस्य। सार्क में है 8 सदस्य, बिम्स्टेक में है 7 सदस्य। सार्क से एक घटा देंगे तो आपका बिम्स्टेक हो जाएगा। इसमें लेकिन थाईलैंड भी है, अफगानिस्तान नहीं है। बिम्स्टेक में आपको अफगानिस्तान नहीं मिलेगा। म्यांमार है, म्यांमार है, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, थाईलैंड, ये है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान इसमें नहीं है। तो ये था दोस्तों आज का 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 15 का। तो इसमें जो स्मरणीय तथ्य है उसको भी थोड़ा सा एक नज़र देख लेते हैं, मिलाते चलेंगे। तो स्मरणीय तथ्य में हम लोग आते हैं, खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जिसे जलालुद्दीन खिलजी भी बोलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के समय इस वंश का सर्वाधिक विस्तार हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा चलाई थी। स्थानीय अस्थाई सेना भी इसने स्टार्ट किया था।
अलाउद्दीन खिलजी ने ही घोड़े दागने और सैनिक का हुलिया लिखने की प्रथा शुरू किया था। मूल्य नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत किया था। इसने सीरी का किला, अलाई दरवाजा, हजार खंबा महल आदि बनवाया था। इसने स्वयं को सिकंदर सानी की उपाधि धारण करवाई। इसके समय भू राजस्व का 1/2 लगभग आधा 50% भाग था। दक्षिण भारत विजय हेतु अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को भेजा था। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी सिंहासन पर बैठा था। मुबारक खिलजी को नग्न स्त्री और पुरुषों की संगत पसंद थी। ये आपका कभी कभी क्वेश्चन में आता है। कौन सा दिल्ली सल्तनत का जो राजा था वो नग्न स्त्रियों के साथ जिसका संगत अच्छा लगता था, तो वो हो जाएगा आपका मुबारक खिलजी। तो दोस्तों ये था आज का क्वेश्चन का पूरा सेट का डिस्कशन। उम्मीद है आप लोग को पसंद आया होगा। आप लोग अपने दोस्त यार में शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।